वेलकम फ्रेंड्स, मैं निकर कुमार फातिमा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज रांची से। दोस्तों, हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान विषय पर लगातार डिस्कस कर रहे हैं और यह शिक्षा मनोविज्ञान झारखंड एकेडमिक काउंसिल के डीएलएड के सिलेबस पर आधारित है। लेकिन यहाँ पर जितनी भी बातों पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो डीएलएड के स्टूडेंट्स के साथ साथ बीएड के स्टूडेंट्स और सीटेट के प्रिपरेशन में इन्वॉल्व स्टूडेंट्स, एमएड के स्टूडेंट्स और एजुकेशन पेपर से नेट की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। इस क्रम में आज हम लोग चौथे यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें व्यक्तित्व और समायोजन के बारे में हमें जानना समझना है। इस यूनिट को भी कुल 3 सब यूनिट में बांटा गया है। इसमें पहले सब यूनिट के तहत व्यक्तित्व का अर्थ, व्यक्तित्व की परिभाषाएं और व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में जानना और समझना है। दूसरे यूनिट में व्यक्तित्व पर पर्यावरण और जैविकीय इन दोनों ही कारणों का क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे ये उससे प्रभावित होता है, इसके बारे में जानना है। और तीसरे सब यूनिट में समायोजन यानी एडजस्टमेंट के बारे में हम लोगों को जानना है। तो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्यक्तित्व का अर्थ और व्यक्तित्व की परिभाषाओं पर। तो देखिए, कई बार हम लोग किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो कुछ शब्दों को हम लोग अपने डेली लाइफ में प्रयोग में लाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति से मिलते हैं, अगर उससे प्रभावित होते हैं तो कहते हैं उसका प्रभावशाली व्यक्तित्व है। अगर कोई हमें आकर्षित करता है तो हम उसे कहते हैं कि उसका व्यक्तित्व काफी आकर्षक है। अगर मान लेते हैं किसी के व्यक्तित्व का कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ रहा है तो आप कहते हैं उसका कोई व्यक्तित्व है ही नहीं। या आप लो व्यक्तित्व वाला, लो पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति भी कहकर संबोधित करते हैं। तो इस वर्ड को हम लोग अपने डेली लाइफ में प्रयोग में तो लाते हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि वास्तव में व्यक्तित्व कहते किसे हैं। तो कई बार आप अलग अलग क्राइटेरिया बनाते हैं किसी के व्यक्तित्व के बारे में बात करने के लिए। उन क्राइटेरिया के आधार पर आप ये तय करते हैं कि उसके व्यक्तित्व के बारे में ऐसा कहा जा सकता है। तो एक मानव का बनाया हुआ जो क्राइटेरिया है किसी दूसरे मानव के लिए, उसमें कई तरह की चीजें शामिल हो सकती हैं, जिसके आधार पर किसी के व्यक्तित्व के बारे में बात की जा सकती है। जैसे किसी के रूप रंग, किसी के कद काठी, किसी की लंबाई, किसी की मोटाई, या किसी के दुबले होने पर, किसी के शारीरिक संरचना के आधार पर, किसी के व्यवहार के आधार पर, किसी के बोलने के तरीके के आधार पर। ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनके आधार पर हम किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं। जैसे आप कहते हैं कि बहुत अच्छा व्यक्तित्व है, काफी मृदुभाषी व्यक्तित्व है उनका। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम लोग डेली लाइफ में यूज में लाते हैं और जिन शब्दों के द्वारा किसी भी व्यक्ति के बारे में बात की जाती है, यही उसका व्यक्तित्व है। देखिए, व्यक्तित्व शब्द की जो उत्पत्ति हुई है हिंदी भाषा में, तो यह व्यक्ति से निकला है, जिसमें तो जोड़कर व्यक्तित्व बनाया, यानी व्यक्ति का। व्यक्तित्व मतलब व्यक्ति का। अंग्रेजी में इसे पर्सनैलिटी कहते हैं और पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना नामक शब्द से हुई है। पुराने जमाने में जो भी आज का इटली है या रोम का एरिया है, तो रोमन साम्राज्य में जो भाषा प्रयोग में लाई जाती थी वो पूरे यूरोप की भी भाषा थी, उसे लैटिन भाषा कही जाती थी। तो लैटिन भाषा से ये शब्द निकला। उस जमाने में रंगमंच में या थिएटर में जो लोग एक्टिंग करते थे, अभिनय करते थे,
वो तरह तरह के मुखौटे का प्रयोग करते थे, नकाब या मास्क का। जैसे मान लेते हैं कि ये शुरू हालांकि हुआ था मोनो एक्ट से, बाद में ये नाटकों के या ड्रामा के अन्य रूपों में शामिल किया गया। मोनो एक्ट के तहत ये होता था कि बहुत सारे मुखौटे बने होते थे और उन मुखौटों को कोई एक व्यक्ति अपने चेहरे पे बार बार लगाकर उसके बारे में या उस पात्र को निभाने का प्रयास करता था। जैसे एक व्यक्ति रोल कर रहा है और उसके सामने ढेर सारे मुखौटे रखे हुए हैं, तो वो कभी राम का मुखौटा लगा रहा है और राम का डायलॉग बोल रहा है, फिर वही व्यक्ति सीता का मुखौटा लगा रहा है और सीता के डायलॉग्स को बोल रहा है। तो इस तरह से ये निभाया जाता था। धीरे धीरे लोग वास्तविक रूप में ना पहचाने, इसलिए ढेर सारे लोग नकाब पहनकर ही जनरली ड्रामा या थिएटर में पार्ट करने जाने लगे थे। इसके बाद साज सज्जा वगैरह प्रयोग में आने लगा और आप देखते हैं कि मेकअप मैन और मेकअप की अवधारणा आ गई। तो जिस किसी का रोल करना है बिल्कुल उसी के तरह दिखे और उसी के तरह बोले, इस वजह से इस चीज की उत्पत्ति हुई थी। तो इससे हमें यह समझने में मदद मिल सकता है कि हर व्यक्ति में अपनी कुछ अलग खासियत होती है और यह जो खासियत है वो चाहे कुछ भी हो, यही उसका व्यक्तित्व है। और यही वजह है कि व्यक्तित्व एक ऐसा टॉपिक है जो साइकोलॉजी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और एजुकेशन सिस्टम में भी इसका काफी यूज है। देखिए, एक राइटर हुए थे जिनका नाम था सिसरो। ये राइटर भी पुराने जमाने में रोम में ही हुए थे, प्रथम शताब्दी ईस्वी की बात है। इन्होंने कई अर्थों में पर्सनैलिटी शब्द को अपने प्रयोग में लाया था। जैसे इसका पहला आधार था कि व्यक्ति कैसा दिखता है, तो देखने के आधार पर वो जैसा दिखता है उसके लिए जो भी शब्द प्रयोग में लाया जा सकता हो, वही उस व्यक्ति का व्यक्तित्व माना गया। दूसरा था कि व्यक्ति के कार्य के आधार पर उसके व्यक्तित्व को प्रयोग में लाया जाता था या उसके कार्यों के लिए व्यक्तित्व शब्द को प्रयोग में लाया जाता था। जैसे अगर कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है तो अच्छा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है, बुरा कार्य कर रहा है तो बुरा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है। तो इस तरह से सिसरो महोदय ने दूसरी कैटेगरी बनाई थी। उनकी तीसरी कैटेगरी थी व्यक्तिगत गुणों का संकलन, यानी कुछ खास चीजें जो दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग हट करके हो, जो फुल्ली उसी व्यक्ति की पहचान हो, उसी की आइडेंटिटी हो। इस चीज को उन्होंने अपना तीसरा कैटेगरी बनाया था। और उनका चौथा कैटेगरी था विशेषता और सम्मान। जैसे आप देखेंगे जनरली कि जो व्यक्ति ऐसे होते हैं समाज में कंट्रीब्यूट करते हैं या अलग अलग तरीकों से समाज को या किसी क्षेत्र को, राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, तो बदले में उन्हें समाज के द्वारा या उस क्षेत्र की जनता के द्वारा जो कुछ भी सम्मान प्रदान किया जाता है वो उनके उन विशिष्ट गुणों के बदले प्रदान किया जाने वाला सम्मान है। तो इसको सिसरो महोदय ने चौथी कैटेगरी बनाई थी। इन चार आधार पे उन्होंने पर्सनैलिटी शब्द को सबसे पहले प्रयोग में लाया था। बाद में ये काफी ज्यादा प्रचलित हुआ और शिक्षा मनोविज्ञान में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में उभर कर सामने आया। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि पर्सनैलिटी एक ऐसा शब्द है जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना से हुई, जिसका मतलब होता है मास्क या मुखौटा। और एक व्यक्ति जिस किसी भी नजरिए से दूसरे व्यक्ति के द्वारा देखा जाता है या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में जो कुछ भी बात कर रहा है और बात का जो मूल तत्व है, जिस विषय पे बात की जा रही है और जिसके आधार पर उस
व्यक्ति को, यानी जिसके बारे में बात की जा रही है, उस व्यक्ति को समझने का प्रयास किया जा रहा है, तो यही उस व्यक्ति का व्यक्तित्व है। हालांकि व्यक्तित्व के कई सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें प्रकार सिद्धांत और शील गुण सिद्धांत काफी प्रमुख हैं। तो जब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे तब ये और ज्यादा क्लियर होगा। तब तक के लिए आप मान सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार, उसकी बोली चाली, उसका रहन सहन, उसकी अपनी विशिष्टता, उसकी अपनी पहचान, उसकी कद काठी, उसका रूप रंग, यानी बाहरी रूप रंग और अंदरूनी गुणों दोनों को व्यक्तित्व के अंतर्गत समाहित किया जाता है। इस आधार पर व्यक्तित्व को समझने का प्रयास किया जाता है। तो व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है, इसको हमने देखने का प्रयास किया। यह और स्पष्ट होगा जो प्रमुख विद्वानों ने इस संदर्भ में अपनी परिभाषाएं दी हैं। तो इस क्रम में हम लोग आज पहली परिभाषा देखते हैं। यह परिभाषा है मन की। मन एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने कहा है कि व्यक्तित्व की परिभाषा व्यक्ति के ढांचे, उसके व्यवहार की विधियां, उसकी रुचियों, उसकी अभिवृत्तियों, क्षमताओं, योग्यताओं, कुशलताओं इत्यादि के सबसे विशिष्ट एकीकरण के रूप में की जा सकती है। यानी किसी भी व्यक्ति का जो बनावट है, उसका जो शारीरिक ढांचा है, उसके व्यवहार करने की जो विधि है, उसके इंटरेस्ट है, यानी बाहरी गुणों से लेकर के अंदरूनी गुणों तक, आंतरिक गुणों तक सब कुछ शामिल करके मन ने इसकी एक परिभाषा बनाने का प्रयास किया है। दूसरी परिभाषा है बिग और हंट की। बिग और हंट ने कहा है कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार प्रतिमानों और इसकी विशेषताओं के योग का उल्लेख करता है। यानी पर्सनैलिटी रेफर्स टू द होल बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू द टोटलिटी ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी एक व्यक्ति के व्यवहार करने के जितने भी तरीके होते हैं और उसके व्यवहार की जितनी भी विशेषताएं होती हैं, इन सब को सम्मिलित रूप से, यानी इन दोनों के सम्मिलित योग को ही व्यक्तित्व कहा जाता है। तो व्यक्तित्व की इन दोनों ही परिभाषाओं से ये एक अवधारणा बनती है कि एक व्यक्ति का जो बाहरी रूप रंग है और उसके जो आंतरिक गुण है, उसकी जो आंतरिक विशेषताएं हैं, ये दोनों मिलकर व्यक्तित्व कहलाती है। उम्मीद करते हैं कि आप व्यक्तित्व के अर्थ को अब और ज्यादा स्पष्ट तरीके से समझ रहे होंगे। हालांकि इस क्रम में एक महत्वपूर्ण परिभाषा आलपोर्ट महोदय की है। इन्होंने व्यक्तित्व के लगभग 50 से अधिक परिभाषाओं का स्टडी किया और इतने परिभाषाओं के स्टडी करने के बाद उन्होंने एक निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया। 1937 में उन्होंने व्यक्तित्व की एक सर्वमान्य परिभाषा देने की कोशिश की। देखते हैं आलपोर्ट महोदय की यह परिभाषा क्या है। उन्होंने कहा है, आलपोर्ट महोदय ने कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ उसका अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। पर्सनैलिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन within the individual of those psychophysical system that determine the unique adjustment in his environment। यानी 50 से अधिक परिभाषाओं का यह निष्कर्ष है और आप समझ सकते हैं कि इस परिभाषा को आपको याद करना ही है, समझना ही है और एग्जाम में अनिवार्य रूप से लिखना है। तो समझते हैं इन्होंने कितने चीजों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किया है, कितने चीजों की ओर अपना इशारा किया है। इससे हमें व्यक्तित्व को समझने में काफी मदद मिलेगी।
इन्होंने स्पष्ट रूप से सभी मनोशारीरिक अवस्थाओं को शामिल किया है। मनोशारीरिक अवस्थाओं यानी वैसी सभी शारीरिक अवस्थाएं जो मन के द्वारा संचालित होती हैं, और उन्होंने बताया है कि सभी मनोशारीरिक संरचनाओं का या अवस्थाओं का गतिशील संगठन है। यानी ये रुका हुआ नहीं है, ठहरा हुआ नहीं, इसमें स्थिरता नहीं है, ये लगातार गतिशील है, डायनेमिक है, इसमें परिवर्तन हो रहा है, और ये वातावरण के साथ उसका अद्वितीय सामंजस्य है, यूनिक एडजस्टमेंट है एनवायरनमेंट के साथ। तो हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि दो महत्वपूर्ण तथ्य आल्पोर्ट की परिभाषा से निकल कर आ रहा है, और यह सिर्फ आल्पोर्ट की परिभाषा नहीं बल्कि 50 से अधिक परिभाषाओं का एक निष्कर्ष है। यानी इतने सारे विद्वानों ने जिन दो क्षेत्रों की ओर इशारा किया है, उसमें पहला है मनोशारीरिक अवस्थाएं जो कि गतिशील रूप में है, और इसके द्वारा ही वातावरण के साथ अद्वितीय समायोजन यानी यूनिक एडजस्टमेंट विथ एनवायरनमेंट पॉसिबल हो पा रहा है। यानी वातावरण के साथ एक व्यक्ति के समायोजन की जो क्षमता है, साथ ही साथ उसकी जितनी भी गतिशील मनोशारीरिक अवस्थाएं हैं, ये दोनों ही किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाती हैं। कुल मिलाकर मनुष्य के आंतरिक गुणों से लेकर के बाहरी गुणों तक, उसकी बुद्धि से लेकर उसके व्यवहार तक, उसकी सोच से लेकर उसके कर्म तक, यानी कुछ फिक्स नहीं है। इतने सारे डायमेंशंस के आधार पर व्यक्तित्व को समझने का प्रयास किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि व्यक्तित्व के अर्थ और व्यक्तित्व की परिभाषा को समझने के बाद आप व्यक्तित्व के बारे में लिख पाने में और समझने में सक्षम होंगे। और इस क्रम में अगर मान लेते हैं कुछ समझ में नहीं आया हो, कहीं पर कुछ पॉइंट क्लियर नहीं हुआ हो, तो आप हमसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे व्यक्तित्व के कौन कौन से प्रकार हैं। तो दोस्तों, आप लगातार अपने कमेंट के द्वारा हमें निरंतर अपना सुझाव देते रहें, और वर्तमान जारी लॉकडाउन में हमारा प्रयास रहेगा कि हम इसे और ज़्यादा प्रभावी ढंग से आप तक लेकर आए। तो मिलते हैं अगले अंक में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।